अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट इज इंडेक्स नंबर। हम स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिक्स का जो फार्मूला कह दे, प्रोसीजर कह दे, उसकी कोई एक स्पेसिफिक रीजन होती है कि ये क्यों यूज करना है। इसकी एक स्पेसिफिक रीजन ये है कि डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चीजों की प्राइसेस में चेंज आती है। अच्छा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या जी पिछले दिन तो नहीं था, तो चेंज अगर मैयर करनी है ना, थोड़ा टाइम तो दें। आपने खाना, फर्ज करें आप कोई चीज खाते हो, हेल्दी फूड खाते हो, और डॉक्टर कहता है जी कि ये मेडिसिन खाओ ना तो इंशाल्लाह तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। आप कहेंगे यार 2 घंटे हो गए मैंने मेडिसिन खाई हुई है, अब भी वही वजन रह रहा है। ओ भाई 2-4 महीने की बात करो ना, फिर रेफरेंस टू दैट बताओ कितना वजन बढ़ा है। हाँ, ये बात है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपने प्राइस कंपैरिजन करना है तो ये ना करने बैठ जाइएगा कि कल ये थी आज ये थी तो देयर इज नो चेंज। तो जरा थोड़ा सा गैप तो करो ना, सालों की बात तो करो ना, कि 2 साल पहले ये था अब ये है, 3 साल पहले अब ये था अब ये है। तो इसके कंपैरिजन के लिए दो चीजें केयर करते हैं हम। एक तो कोई रेफरेंस बनाते हैं कि जी हम जब गवर्नमेंट ने अपना स्टार्ट लिया, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले, तो वो बेस प्राइस क्या मिला, अब बताए गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस की चीजें कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं। और ये ना हो तो वो कहेंगे जी 10-15 रुपए तो बढ़ी है चीज, ये कौन सी बात है ऐसी। तो आप कहें जी 15 रुपए किस चीज की बढ़ी है, जी एक बाल पॉइंट की बढ़ी है। या एक बच्चे को कह दे 15 रुपए की, वो 1 रुपए की टॉफी आती थी वो 16 रुपए की होगी, तो 15 रुपए तो बढ़ी है, ये कौन सा बड़ा नंबर होता है। तो ऐसी नहीं बात करेंगे हम परसेंटेज में लेके जाएंगे। हम कहेंगे 1 रुपए नहीं, अगर वो 100 रुपए की थी तो अब कितनी हो गई है, 1700 की, तो इतने 100% उसकी कीमत बढ़ी है। हाँ, क्लियर तो हो ना। तो इसलिए हम इसकी परसेंटेज फॉर्म में विद रेफरेंस टू बेस ईयर हम मुख्तलिफ कमोडिटीज का कंपैरिजन करके बताते हैं कि कितने परसेंट उनकी वैल्यूज जो है वो बढ़ रही हैं, या कितने परसेंट वैल्यू जो है उनकी कम हो रही है। अगर तो सिर्फ सिंगल एक ही कमोडिटी हो, सिंपल इंडेक्स नंबर। अगर एक से ज्यादा हो तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर। लेकिन उसमें भी दो मेथड, एक है सिंपल एग्रीगेट कर दें, और हमने वो पढ़ा कैलकुलेटर भी गड़बड़ करेगा, हमने कहा फिर ठीक है वेटेड एग्रीगेट कर दें। अच्छा, वेटेड एग्रीगेट में वेट, एक तो ये था एक एग्जांपल में कि वेट जो है वो खुद ही डिसाइड कर लिया, यानी कि खुद ही से मतलब ये है सब्जेक्टिवली कि जी क्या वेटेज रखनी है। होता ना कुछ बात होती है, चले जी जरा बुजुर्गों से मशवरा कर लें, वो कहते हैं जी अच्छा इसको ऐसा कर दें, इसको ऐसा कर दें। ये नहीं कि तुक्का लगा के, आप ये समझ लें कि वो भी इंपॉर्टेंटली इस वेट्स का डिसीजन जो करेगा, अच्छा इसकी हम इतनी की वेटेज इसकी रख लेते, लाइक जैसे इसमें यही शायद किया गया है कि ऐसे ही जरा कह दिया मिल्क की वेटेज 10 कर दें, ये 6 कर दें, और इस हिसाब से कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं थी। और एक सोल्यूशन उसका ये था कि हम बकायदा किसी लॉजिक की बेस पे, हम नहीं, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ लॉजिक की बेस पे कह दिया कि इसको वेट रखे। और लॉजिक ये दिया कि जी चीजें तो इंसान की जिंदगी में वो इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा यूज करता है, तो आप जो ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं उनको वेटेज दे दें। क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, वो वेट बना दिया। और लेस्टर ने आइडिया दिया, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स बोलते हैं। देन कहा दिया कि ये बेस ईयर हो सकता आज से 5 साल पहले हो, और कैलकुलेशन आज ने, आप करंट ईयर आज की बात हो रही हो, चले उसके करीब करीब वाले साल में तो बात सुनने में आती है, लेकिन इतनी देर के बाद, जस्ट लाइक जैसे आप कहें कि फ्यूल के लिए किस चीज की ज्यादा वेटेज है गाड़ियों में, पेट्रोल की, डीजल की, या सीएनजी की। आप कहेंगे पेट्रोल की, मैं कहूंगा सीएनजी की। लेकिन वो आज से 4 साल पहले थी ना, बहुत लंबी लंबी सीएनजी स्टेशन पे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई होती थी, और लोग जो है वो घंटा 2-2 घंटे जो है वो वेट करके देन अपना जो सीएनजी था वो अपनी गाड़ी में ले। तो अगर आपने वो आज से 5 साल पहले वाला बेस ईयर बनाया, तो आपने हर कैलकुलेशन में यही कहना है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द सीएनजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द सीएनजी। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आप कहें कोई बात नहीं इसकी इतनी वेटेज नहीं है, सीएनजी की ज्यादा है। तो सीएनजी की कीमत फर्ज करे उस साल में कम थी, तो आप कहेंगे ये तो महंगाई हुई नहीं, तो आपने एक्चुअली वेटेज में गड़बड़ कर दी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये नहीं कह रहा कि इसको करना ही नहीं चाहिए, आप इसको टोटली उसी के ऊपर बेस कर रहे हो। तो पैशी ने फिर कहा था कि आप एक्चुअली करंट ईयर को वेट करें, लेकिन उसके ऊपर भी उसी तरह की बात, जैसे कहते हैं ना किसी को जीने नहीं देना,
अगर उधर की बात करें तो उधर उसके पीछे, अगर करंट ईयर में आया तो करंट ईयर के पीछे, तो दरमियान सा रास्ता क्या निकला कि आप दोनों की एवरेज कर दें। और एवरेज भी कौन सी, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इसलिए कि हमने प्रेफरेबली कहा था कि जो आपके पास परसेंटेजेस के जो डेटा सेट्स होते हैं, तो प्रेफरेबली आपको कहा था कि ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट सुटेबल। तो जो फिशर फार्मूला था, फिशर आइडियल इंडेक्स भी बोलते हैं उसको, और उसके लिए फिर हमने डिक्लेयर कर दिया कि ओके फाइन, कि हम दोनों ही कैलकुलेट कर लेंगे, एक बेस ईयर वेटेज आ जाएगा, एक करंट ईयर वेटेज आ जाएगा, एंड देन वी कैलकुलेट इट्स ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं कि कंक्लूसिवली जो है वो ये नहीं है लेस्पेयर बेहतर है, पाशीज बेहतर है या फिशर्स बेहतर है, तो ऐसा नहीं है, वरना एक रह जाता, बाकी सारे आपकी किताबों से निकाल दिए जाते। अच्छा, ये तो था प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर एक ऐसी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल की जिसमें मैंने तीनों कैलकुलेशन आपको की। मैंने कहा अगर प्राइसेस हो तो प्राइसेस की बात कर ले, अगर वो क्वांटिटी कह दे, जो कि बड़ा रेयर होता है, मोस्टली वो प्राइस की ही बात करता है, अगर वो क्वांटिटी कह भी देता है और अगर वो ना बोले, साइलेंट हो, कुछ नहीं कह रहा, तो इससे मुराद होती है प्राइस इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेनली हमारा कंसर्न नहीं है। जब तक वो, जैसे इसमें अगर वो सिर्फ कह देता प्राइस इंडेक्स नंबर निकालें, इससे तो कोई बात क्लियर नहीं हो रही थी। तो मैंने प्रैक्टिस के तौर पर कह दिया कि मैंने, और शायद लिखा भी हुआ है, प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी, प्राइस इंडेक्स नंबर एंड एज वेल एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मैंने मेंशन किया था। तो यहां पर फिर मैंने वो जो है वो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर और यहाँ वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो मैंने कैलकुलेट किया, ताकि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे। और फर्क क्या किया, जहां एक्चुअली पी आ रहा था वहां क्यू कर दिया, और जहां क्यू आ रहा था वहां पर मैंने पी जो है वो मेंशन कर दिया। और फिर एक फाइनली प्रैक्टिस के तौर पे वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो, पी एन की बजाय वी एन, पी वी नॉट की बजाय पी नॉट की बजाय वी नॉट। और वैल्यू कैसे बनती है, पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऊपर एन लेना था तो इसलिए वो मैंने करंट ईयर ले लिए, और नीचे चूंकि पी आता था तो वो मैंने बेस ईयर लेके एंड देन उनकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए। अदरवाइज क्वांटिटी और वैल्यू के बहुत कम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा, चले फिर दूसरा भी शेयर कर लेते हैं। आल्दो कम चांस है कि इतना लेंथी मतलब आपको पूछे या आए, लेकिन इसलिए कि शायद सिर्फ फार्मूला ही पूछ ले और कुछ ना, फार्मूला ही पूछ ले। पहला क्या था, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। तो क्या करना वेटेड एग्रीगेटिव में, ये आपने करना है, और चूंकि वेटेड है तो वेट कर दें, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट यूज हुए ना, जमा प्लस यूज हुए, टोटल यूज हुए, एग्रीगेट यूज हुए और वेटेड यूज हुए। फिर वो अलग बात है जी इसकी क्या सजेशन थी। तो ये तो था पहला वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। उसमें दूसरा भी था, वो क्या था, वेटेड था लेकिन क्या था, एवरेज किसकी, प्राइस रिलेटिव्स की, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। एवरेज, मैं कहता हूं y की एवरेज करनी है, आप कहें जी y के साथ सम लगाएं और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें, y की एवरेज आ जाएगी। मैं कहूंगा y की ना वेटेड एवरेज करनी है, आप कहें जी फिर इसको वेट से भी जरूरत देंगे और नीचे सम ऑफ वेट्स का। एक्स स्क्वायर की एवरेज करनी है, एक्स स्क्वायर की क्या करनी है, एवरेज। मैं कहूंगा एक्स को एक्स स्क्वायर करें, सम लगाएं, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें। वेटेड एवरेज करनी है तो फिर इधर डब्ल्यू लगा दें और इधर ये डब्ल्यू कर दें, यानी कि जिसकी एवरेज करनी हो और वेटेड करनी हो उसको डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू करें, तो उसी की वेटेड एवरेज आ जाएगी। वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर भी वो कह रहा है वेटेड ओके, एवरेज ठीक है। अब देख लें किसकी बात कर रहा है, वो कहता है प्राइस रिलेटिव्स। अब प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं इसको, ये है प्राइस रिलेटिव्स। क्या करना है जी इस प्राइस रिलेटिव का, एवरेज करनी है ओके, वेटेड करनी है, वेटेड भी करनी है, तो ये बन गई वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो पहले आपको ये कॉलम कैलकुलेट करना होगा, आप कहें जी, और मल्टीप्लाई बाय 100 वो मैंने साइड पे लिखा। आप पहले वही जैसे इंडेक्स नंबर ही निकालते, वो पहले ये बना ले, फिर W से मल्टीप्लाई करें और देन सम ऑफ द W कहें, और इसके बाद कहते हैं कि हमने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स
कैलकुलेट कर लिया। अब देखें स्टार्ट में देखें जब मैंने कहा था कि दिस इज द रोड मैप ऑफ योर होल कोर्स, क्या था ये इस वक्त हम कर रहे हैं, ये इस वक्त हो रहा है। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स पहले पढ़ा कि हमने वो प्लस किया, और अब क्या पढ़ रहे हैं, वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, रिलेटिव्स आर प्राइस रिलेटिव्स वन एट द सेम थिंग। तो क्या किया, पहले प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट कर दिए, प्राइस रिलेटिव्स, और उसके बाद उन प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज नहीं बल्कि वेटेड एवरेज जो है, वेटेड एवरेज वो हमने कैलकुलेट कर दी। अब अगेन जी वेट्स कौन सा लेना है, तो फिर उसी तरह से जो लेस पेयर का मेथड था उसमें भी सुजेशन थी, इसमें भी है, उसने कहा इसे वेट बनाओ, पी नॉट क्यू नॉट को वेट बनाओ। अच्छा एक चीज और नोट करें, मैं अगर, और नो डाउट कि ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स लिखा हुआ है और ये लिखा गया है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स लिखा हुआ है, इसकी वजह से कि जो मैंने जमा एग्रीगेट यूज किए हुए, यहां मैंने एवरेज यूज की हुई है, ये दोनों एक ही हैं। आप ये लिखने में तो बिल्कुल फर्क आपने लिखा हुआ है, शायद ऐसा ही लिखा हुआ है। जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूं, क्योंकि ये दोनों सम के साथ लगे हुए हैं, सम से पहले मतलब सम के अंदर है। क्या करें, ये पी नॉट इस पी नॉट से कैंसिल कर सकते हैं ना, तो न्यूमिनेटर में रह गया पी एन और वो कैंसिल हो चुका है, तो पी नॉट, और डिनोमिनेटर में क्या है, पी नॉट क्यू। तो वही चीज है, तो वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज, ठीक है ना, तो वही चीज है। कैलकुलेट जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे से वो करते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट के तौर पे वो रिजल्ट आता है। इसलिए कि ये थोड़ा सा लेंथी है, एग्जाम में कभी भी एग्जामिनर ने इस चीज को नहीं एड्रेस किया, वो समझता है कि 2 नंबर में भी काफी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन जरूर याद कर ले कि वेटेड एवरेज ऑफ जो कुछ लिखा हुआ है ना बस उसको लिख दें। इसीलिए मैं कह रहा ना इसकी वेटेड करनी है, तो मैं कह W से मल्टीप्लाई करें, किसकी वेटेड करनी है, प्राइस रिलेटिव्स की। ये ले प्राइस रिलेटिव्स वेटेड एवरेज करनी है, तो आपने क्या देना, हाँ, उसके बाद लेस पे सजेशन ये थी, और पार्शियल सजेशन जो है वो ये आ जाएगी। इसको भी जरा सॉल्व करके देखें, ये कोई पैशी का फार्मूला बन जाएगा जो एग्रीगेटिव में था। तो दोनों फार्मूले है एक जैसे ही, लेकिन एन है एक जैसे, बस लिखने में फर्क है। उधर ये लिखा था ना हमने, और इधर देखें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यही बन जाएगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा। तो हाल 2 फार्मूले आपसे डिस्कस हो गए, एक एग्रीगेटिव में और एक वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में। बिल्कुल इससे अटेम्प्ट ना करें, यानी कि फार्मूले की हद तक तो बिल्कुल आप कर ले, लेकिन कोई सॉल्यूशन वगैरह या क्वेश्चंस करने की आपको ऐसा जरूरत नहीं है। इवन अगर आ भी जाए ना और आप उसी मेथड से कर दे, ये आंसर सेम ही आएंगे। और मैंने एक एग्जांपल ना नोट्सों में इसलिए की भी हुई है कि सिर्फ उसको जरा एक दफा देख लें कि अच्छा जी किस तरह से इसको जो है वो प्रोसीड करें। अगला जो पोर्शन है ना ये वाला इंडेक्स नंबर का है, तो ये बड़ा ऐसे ही स्मॉल सा ही है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन शायद है, या आप ऐसा करें जो भी कैलकुलेशन कम से कम इसमें इन्वॉल्व है ना वो हमने पढ़ ली है, कैलकुलेशन जो इसमें इन्वॉल्व है वो पढ़ ली है हमने। लेकिन है इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये वो वाला बैरोमीटर है, ये वो वाला थर्मामीटर है जो टेम्परेचर तो नहीं मेजर करता, या ये हवा का दबाव तो नहीं मेजर करता, बल्कि ये महंगाई का पैमाना मेजर करता है कि महंगाई हुई है कि नहीं हुई। तो इसको हम कहते हैं, ये इंडेक्स नंबर ही है, तो पता उसी से चलना है ना, चीजों की कीमतें बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, किसके साल, जी 2 साल पहले बता देंगे इतने % महंगाई हुई है, तो फिर पैमाना तो कोई यूज करना ना इंडेक्स नंबर का, है ये इंडेक्स नंबर ही, लेकिन इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, सीपीआई एब्रीवेट करते हैं, CP और I, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, या इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर ही है। A CPI is designed to measure the changes in the composite prices, इसका मतलब एक आइटम की नहीं, और वाकई महंगाई मेजर करने के लिए कोई एक नहीं, बस पेट्रोल की कीमत देख लें वो ज्यादा बढ़ी है तो महंगाई है, नहीं, इसका मतलब फिर क्या होगा ना, गवर्नमेंट हर चीज बढ़ा दे और हम पेट्रोल की कीमत सिर्फ कम कर दें 1 रुपया, तो कहते ये देखें जी चीजें तो सस्ती कर दी, क्यों, पेट्रोल सस्ता
ऐसा तो नहीं है ना, तो इसलिए कंपोजिट मल्टीपल आइटम्स होते हैं। प्राइसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स, बास्केट ऑफ गुड्स, तो इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं, आम लैंग्वेज में कहते हैं ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, अशियाए जरूरत जिंदगी, बेसिक नीड जिसे कहते हैं। कहते हैं अगर आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें उन आइटम्स का, सबका नहीं, जो कि बास्केट ऑफ गुड्स आइटम है। अब किसको कहना है बास्केट ऑफ गुड्स आइटम? गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं, हर कंट्री अपने लिए बास्केट ऑफ गुड आइटम्स डिफाइन करती है। हमारे शायद, मुझे अब आइडिया नहीं है, शायद कोई 100 या शायद इससे भी ज्यादा आइटम हैं जो कि गवर्नमेंट ने बास्केट ऑफ गुड्स आइटम डिक्लेयर किए हुए हैं। और जब भी वो महंगाई वगैरह कैलकुलेशन की बात करेगी, कम से कम उसमें ये मोबाइल फोन नहीं है, ये बर्गर नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है कि आप कहें इसको भी तो कैलकुलेट करें, वो बास्केट ऑफ गुड्स आइटम ही नहीं है, तो उसकी क्यों कैलकुलेट करें ना। तो वो जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आइटम है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं, बस उनकी अगर वो कैलकुलेशन कर देते हैं इंडेक्स नंबर्स के थ्रू कि कितने % चीजें बढ़ी या कम हुई है, तो उस इंडेक्स नंबर को क्या कह देते हैं? सीपीआई कह देते हैं। बस दैट्स कि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का इंडेक्स नंबर सीपीआई कहलाता है। अब सीपीआई कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है हाउस होल्ड बजट मेथड। दोनों सेम ही आंसर देंगे। होता क्या है कि जब कुछ नई चीज डिजाइन होती है या इन्वेंट होती है और बाद में किसी दूसरी तरह से वो चीज भी फिर वही पहुंच जाती है, तो शायद ऑनर करने के लिए ना वो निकालते नहीं, वो कहते हैं ठीक है जी आप दोनों ही रहने दें, दोनों ने चलें जी, बड़ी अच्छी एफर्ट की, किसी और तरीके से भी हमने बता दिया, तो आप ऐसा करेंगे उधर इसका नाम ये रहने दें और इस जगह पर इसका नाम आप बस ये कर ले, ताकि दोनों को ही आप ऑनर दें। तो दैट्स वाई आप नोट करोगे, आल्दो मैंने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड लिखा हुआ है नाम, सीपीआई कैलकुलेट करना जो कि बास्केट ऑफ गुड आइटम का बस इंडेक्स नंबर है, लेकिन अगर आप फार्मूले पर नजर दौड़ाएंगे तो आप फौरन कहेंगे नहीं नहीं याद आ गया, ये तो लेसपेयर है, लेसपेयर है, तो बिल्कुल ये लेसपेयर ही है ना, लेसपेयर बिल्कुल ठीक है। अगर आम आइटम किसी भी आइटम के लिए कैलकुलेट करना हो तो आप कह दें कि हम इसको लेसपेयर फार्मूला कह देंगे, और अगर वो सीपीआई के लिए कैलकुलेट करना हो तो इसको हम क्या बोल देंगे? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दैट्स ऑल। कोई आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल ये इस तरह करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह देता है जी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, या वो आपसे पूछता है कि सीपीआई कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, एमसीक्यूज में तो 2 मेथड हैं, ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का कौन सा फार्मूला, नीचे वो फार्मूले भी समटाइम लिख के देखता है, तो आप देखें लेसपेयर का कहां लिखा हुआ है, वही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कहलाएगा। तो कोई नई चीज हमने ना तो कैलकुलेट करनी है, ना ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें ये आता है कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा है हाउस होल्ड बजट मेथड। हाँ, ये जरा थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, हाउस होल्ड बजट मेथड, IW ओवर समेशन W। ये आई क्या है और W क्या है वो उसने आगे जरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। वेयर W मे बी इसका मतलब है पॉसिबली हो सकता है इसके अलावा भी एग्जामिनर दे दे, वो क्या? P नॉट Q नॉट, अच्छा ओके फाइन। और I क्या हो सकता है? I ये PN ओवर Q नॉट। सर इसकी वैल्यू तो इसमें रख के देखें कि उसने लहदा करके देखा है, मैं एक ही फार्मूले में रख लेता हूं। ये तो हो गया I की वैल्यू, ये वाली, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है कांस्टेंट है ना, ये बाद में हम लास्ट पे कर लेंगे। चलें ये रख दिया मैंने, और W की वैल्यू क्या रखी? P नॉट Q नॉट। और सम भी लगाना था, सम भी लगा दिया, और डिवाइजर में भी सम लगाना था, लगा दिया, P नॉट Q नॉट लगा दिया। ओके, क्या बन गया? ये तो फिर वही बन गया, कौन सा? जो अभी पढ़कर आए हैं, दैट इज ये वाला वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स लेसपेयर फार्मूला। तो लेसपेयर ने उधर भी फिक्स फार्मूला दिया था, और एक फार्मूला उसने एग्रीगेट में दिया है, ये जो मैंने पहले लिखा था, ये एग्रीगेट में उसने दिया था। तो आप कहना दोनों लेसपेयर भाईजान की ही मेहरबानी है इसके ऊपर, हाँ, कि जनाब खुद तो चले गया है और स्टूडेंट को जलील कर गया फार्मूला याद करने के लिए, खुद चले गया। तो यहां पर आप ये कह लें कि एग्रीगेट में लेसपेयर फार्मूला, वो हाउस होल्ड वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में लेसपेयर का जो फार्मूला है वो हाउस होल्ड बजट मेथड। तो दोनों फिर एक ही चीज है, ये देखें दोनों एक ही चीज है, वैल्यू रखें वो, ये दूसरा फार्मूला उसका,
और ये वाला पहला। तो इसलिए एज सच कोई न्यूमेरिक्स आपको करने की जरूरत नहीं है। सीपीआई अगर वो कह दे कैलकुलेट करे, मेथड ना दिया हुआ हो, तो आप लेस्पेर का फॉर्मूला लगाएं और कह दें ले जी सीपीआई आ गया। क्लियर जी। और सीपीआई क्या चीज है? वो एक ऐसा थर्मामीटर है जो टेम्परेचर तो नहीं, लेकिन कम से कम महंगाई को मेजर करके जरूर आपको जो बता देता है। चले एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स एनुअल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ड्यूरिंग द ईयर 1988 एंड 1990। तो सिर्फ उसने 2 साल लिए हैं और 1 2 3 4 5 आर्टिकल उसने जो है वीट की कीमत दी है, राइस की दी है, घी है, शुगर है और मिल्क है। उसने कहा 1988 में, ये समझ ले कोई एक फैमिली का उसने शायद दिया हुआ होगा, उसने कहा जी कि 200 केजी जो है उन्होंने वीट यूज किया है, 80 केजी जो है वो राइस, 60 केजी जो है वो घी, 120 केजी जो है वो शुगर, 750 लीटर जो है वो मिल्क। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी। कीमत भी दी हुई है, 88 में भी दी हुई है, 88 में वो 100 रुपया था बॉम्बे भी पर केजी, और ये जो है वो 125 था, ये 80 और ये 200 एंड सो ऑन। प्राइसेस भी दी हुई है और क्वांटिटी कंज्यूम्ड भी दी गई है। ओके अच्छा, ये चीज जो है या ये कॉलम जो है ये नया है और इसका भी रोल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ही होगा। एक तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि मैं नहीं समझता या ना ही मैंने आई कैप के कभी भी, जो मेरे पास 10-12 साल के पेपर पड़े हुए हैं, कि उसने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे किया हो। ठीक, लेकिन आमतौर पे ये जो आपके बायर बीएससी की, एफएससी की जो बुक्स वगैरह होती हैं, उनमें इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो मेरे जहन में था कि लेट्स सपोज अगर आप फर्ज करें कि कोई मुश्किल चीज ही नहीं है, आपको किसी को फर्ज करें गाइड करना पड़ जाता है और आपका ये और आप कहें जी हमने देखा नहीं, लोग ना कहते हैं, वो कहते हैं ले सीए किया हुआ था, स्टैट का था, मुझे आती है और ये आता ही नहीं है इतना। तो जिसको आता होगा ना वो बड़े आराम से आपको कर देगा। तो ये कोई चीज ऐसी नहीं है। कहता है कैलकुलेट द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, हम लेस्पेर फार्मूले से कर देंगे। अच्छा, नीचे वैसे उसने कह भी दिया, कहता जी हाउस होल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज कर दें और हाउस होल्ड बजट मेथड भी। चले, हाउस होल्ड बजट मेथड थोड़ा लेंथी है, आपको एक दफा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नजर भी आ जाएगा कि वाकई ये तो उसी तरह से ही होना है, उसमें कोई चीज मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, इसमें जो एक्चुअली क्वांटिटी कंज्यूम का रोल है, यहां लिखा हुआ है 200 केजी उन्होंने क्वांटिटी यूज की है। आगे जो लिखा गया ना प्राइस पर यूनिट 100 रुपया। अब ये जो 100 रुपया है, इससे क्या मुराद है? प्राइस तो ये लिखी हुई है, एक्चुअली उसने पर यूनिट की प्राइस दी हुई है, यानी कि 100 रुपए का 1 यूनिट मिलेगा। अब 1 यूनिट किसे कहना है? क्या 200 केजी का मतलब है कि उस फैमिली ने 200 यूनिट यूज किया वीट? नहीं, उस फैमिली ने 2 यूनिट जो हैं वो वीट यूज की है। क्योंकि उसने कहा पर 100 केजी यूनिट ऑफ प्राइस, यानी कि जो प्राइस दी हुई है पर 100 केजी, आप कह लें बैग, थैला, 100 केजी का थैले की कीमत उसने 100 रुपए दी, 1 रुपया केजी, तो इतना ही था ना, बीट को बहुत ज्यादा नहीं थी। यानी कि ये जो उसने दिया हुआ ना यूनिट ऑफ प्राइस, प्राइस उसने दी हुई है 100 केजी बैग कह दे, बैग कह दे, 100 केजी बैग की कीमत दी हुई है। तो फिर मैं कहूंगा कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की, तो आपने कहना है 200 यूनिट नहीं कहना, आपने कहना 2 यूनिट, क्योंकि 100 का बैग तो ये 80 केजी क्वांटिटी यूज की और कीमत उसने दी हुई है 40 पर केजी, 40 केजी के बैग की, तो राइस के 2 बैग और घी। आपने कहना जी अगर तो कनस्तर है 30 केजी का तो 2 यूनिट कहेंगे, लेकिन कितने का? वो पर केजी है, इसका मतलब ये 60 के 60 ही कंसिडर करेंगे, ये 120 ही, क्योंकि वो भी है और ये भी। बस ये चीज थोड़ी सी समझानी थी कि आल्दो आपके, मैं नहीं समझता कि वो पेपर में कभी भी उसने दिया है या पूछेगा, क्योंकि काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती हैं, लेकिन इवन अगर हो तो इसका मतलब एक्चुअली ये है, तो जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो 200 नहीं है, वो 2 होंगे। तो मैंने यही काम किया। क्या किया मैंने? 200 को 100 पे डिवाइड करके कह दिया क्वांटिटी कंज्यूम इज 2, क्वांटिटी कंज्यूम इज 2, और बाकियों को मैंने फिर उसी तरह से ले लिया और यहां तक सारा डेटा जो है वो एज इट इज लिख दिया, सिवाय इसके कि क्वांटिटी कंज्यूम को मैंने देख लिया यूनिट्स के साथ। अब चूंकि उसने कहा था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और मुझे पता था कि मैंने इसके ऊपर लेस्पेर फार्मूला ही लगाना है। 1988 जो है, चूंकि ये बेस है तो और इसकी ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी की वजह से क्यू लिखा, बेस की वजह से नॉट लिखा। 88 बेस है, पी की वजह से पी लिखा, बेस की वजह से नॉट लिखा, और 1990 करंट है,
प्राइस का जिक्र हो रहा है तो प्राइस की वजह से P लिखा और करंट की वजह से N। ये जब कंप्लीट हो गए तो उसके बाद फिर P नॉट Q नॉट, मतलब उसका जो लेस्पेयर का फार्मूला अप्लाई करना था ना, जस्ट मल्टीप्लाई P नॉट Q N से, इन दोनों को यूज करेंगे, ये न्यूमिनेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, और आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज द, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, एंड 142.6 इज द इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग, बाय इन दिस एग्जांपल चूंकि सीपीआई कह रहा है तो मैं कह दूंगा जी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, अगर वो कहता है हाउस होल्ड बजट मेथड तो मुझे पहले बनाने पड़ेंगे प्राइस रिलेटिव्स, ये ले, ये प्राइस रिलेटिव्स बने, करंट प्राइस over base price into 100, current price over base price into 100, current price over base price, current price over base price, and current price over base price into 100। तो ये आपके पास आई आ जाएंगे ना, और देन W से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 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 सॉरी, तो W आ जाएगा, और देन W क्या है हमें पता है, W इज P नॉट Q नॉट, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई किया और IW आ गया ये वाला, और सम आई जो है वो ये, इसको जब आप अप्लाई करोगे ये 5400, ये आई आ गया, ये वही आ गया, है ही वो फार्मूला ही वही है, लिखने में थोड़ा सा फर्क है। तो एक जस्ट मैंने आपको एक दिखा भी दिया, अदरवाइज आप देख रहे हो ना कि काफी वो इसको मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई देन सम देन डिवाइड, तो इस वजह से शायद एग्जामिनर कम ही ये प्रॉब्लम देता है, लेकिन उसने क्योंकि लिखा हुआ है by using calculation of CPI, by using aggregate expenditure method, by using household budget method, तो हो सकता है वो आपको फार्मूले की फॉर्म में या वो कह दे कि by using two different method we will get always different result, we will get always same result, maybe the same result, not maybe, maybe तो होता ना शक है, हो सकता ना भी हो, नहीं भी हो सकता, तो ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं भी हो सकता, ये जरूर बराबर होगा, क्योंकि ये फार्मूला ही लिखने में एक है, बस देखने में थोड़ा सा आपको जो है वो डिफरेंट नजर आ रहा है। तो ये तो था कि जी अगर वो सीपीआई कह दे, जो कि मैंने बोल दिया कि इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं, तो बहल किया जा सकता है। डिफ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग क्या है? देखिए आजकल एक वर्ड आप बोलते हो, कहते हो यार कोई कीमत नहीं पैसे की, किसी बच्चे को, अब तो फकीर को आप देना सिक्का कोई दे, अब तो खैर सिक्के इतने है ही नहीं, वरना 2 रुपए या 5 रुपए के लोग अक्सर सिक्के दे देते फकीर। फकीर ना आजकल उसने भी अपनी डिमांड बढ़ाई है, वो भीख में आपसे डिमांड ही करे 100 रुपए लेना, 50 रुपए लेने, वो खुद डिमांड करते हैं। और कभी आप उसको कोई सिक्का दे देना 5 रुपए का, या इवन किसी के पास पुराने सिक्के 2-2.5 रुपए के होंगे, वो आपको वैसे ही वापस कर देता है, कहता है जी मुझसे ज्यादा आपको क्या जरूरत है। क्या कह रहा है वो, कहता है इदा किया होंगे, हम कहेंगे भाई आज से 4 साल पहले तो 2 रुपए या 5 रुपए का सिक्का आप बड़े खुशी से लेते थे, सिक्का तो अब भी 5 रुपए का ही है। एक्चुअली वो आपको महंगाई का एक और वे बता रहा है कि ये देखने में तो वाकई 5 है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन इसकी कुव्वते खरीद बड़ी कम हो गई है, इसमें किसी चीजों को खरीदने की ताकत बड़ी कम हो गई है। मतलब क्या है, फर्ज करें एक कोई एक स्वीट थी, कोई एक आइटम था, वो 10 रुपए का आ जाता था, आप 10 रुपए देते थे वो आइटम आ जाता था। ये मैं बात फर्ज करें ऐसे मैं कह रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि 1990 में ये ऐसा हो रहा था कि वो आइटम आप मार्केट से जाते थे, कोई बच्चे की स्वीट है या इस तरह की है, तो 10 रुपए देते थे और आप उसको खरीद लाते थे। अच्छा, 5 साल के बाद क्या हुआ है, वही वही अगेन वही स्वीट, वही एक, और अब आप क्या कर रहे हो, 10 रुपए के 2 सिक्के देते हो, 2 नोट देते हो, और तब जाके वो चीज खरीदते हो, ठीक है ना। 10 रुपए के 2 सिक्के खरीद, 2 नोट दिए, एंड देन वही एक चीज खरीदी जाती है। 1995 में 90 में वो एक नोट से आती थी। अब आप अगर मैं आपको ये कहूं कि जरा 95 में और 90 का कंपैरिजन करके ये बताओ कि ये जो 10 रुपए का नोट है, लिखा तो 10 रुपए ही है, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इसका इसके साथ कंपैरिजन करके देखूं तो इसकी कीमत 5 रुपए बनती है, 5 रुपए इसकी बनती है, फिर ये 10 पूरे हो जाते हैं।
ऐसे ही है ना, आधी रह गई, 10 रुपए की कीमत आधी रह गई। आप कहेंगे फाड़ दिया आपने नोट 10 रुपए का, नहीं, नोट तो नहीं फाड़ा, तो फिर आधी क्यों कह रहे हैं? जो चीज पहले मैं उस तरह के एक नोट से खरीदता था, अब वही चीज उस तरह के 2 नोटों से मैं खरीद रहा हूं, तो बोला जाता है कि इस वक्त इस पैसे की परचेजिंग पावर कम रह गई है। महंगाई देखने में तो 10 रुपए है, लेकिन खरीदने की अगर बात करें 1990 के मुकाबले में, ये तो बात करेंगे ना 90 के मुकाबले में, तो 90 के मुकाबले में अगर आप आज इस 10 रुपए की बात करें, तो असल में खरीदने की हद तक ये 5 रुपए की है, बस आधा रह गया ना, डिवैल्यू हो गया। इसे बोलते ना ऐसे करके। ज्यादा टेक्निकली आप इकोनॉमिक्स टीचर से ये बातें सुनेंगे। मेरा काम चूंकि सिर्फ आपको एक चीज समझाना था कि इससे मुराद क्या है, कि जी आधी कैसे रहेगी, वो तो 10 रुपए लिखे हुए है। मैं कहता हूँ खरीदने की पावर उसमें जो है वो कम रह गई। अगर आप कहूंगा ना सही करके बताओ इस 10 को, तो आप कहेंगे सही करके बताऊं ना, तो फिर 5 आई। डिफ्लेट किया, कम किया, एडजस्ट किया जब इसको मैंने महंगाई के साथ, तो इससे कंपैरिजन किया तो पता चला ये भी 5, ये भी 5, दोनों मिलेंगे तब जाके कहीं इसके जो है वो बराबर आएंगे। तो डिफ्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एडजस्टिंग अ वैल्यू विच हैज इन्फ्लेटेड। यानी कि देखने में तो वो 20 नजर आ रही है, लेकिन एडजस्ट करूंगा इसके मुताबिक तो 5 तो जस्ट होगी 10 ही बनते हैं जी। इट मेक अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस। कीमतें बदल रही हैं, महंगाई भी हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि अच्छा अगर आप महंगाई के हिसाब से ये देखो, होता क्या है, अक्सर गवर्नमेंट कहती है जी हमने अपने जो एम्प्लॉइज है ना उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, उनकी तनख्वाहें हमने इतने % बढ़ा दी। फर्ज करें वो कहते हैं 20% बढ़ा दी तनख्वाहें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, इस दफा तो खैर बढ़ाई भी नहीं है, 20% बढ़ा दी, और महंगाई 25% बढ़ा दी। इसका मतलब है जितने पैसों में पहले मैं फर्ज करे अपने घर के आइटम खरीद सकता था, लाइक 60,000 रुपए में, 60,000 में मैं वो आइटम खरीद के मैं घर ले आता था 60,000 में। मेरी अब तनख्वाह गवर्नमेंट ने 70,000 कर दी, लेकिन चीजें इतनी महंगी हो गई कि वही चीजें जो मैं 60,000 की खरीदता था, और मेरी तनख्वाह भी 70 हो चुकी है, लेकिन अब वो चीजें मैं 80,000 होगा मेरे पास, तो तब मैं खरीद पाऊंगा। तो मैं तो कहूंगा ना मेरी तनख्वाह कम हो गई है खरीदने की हद तक, वो सिर्फ देखने की हद तक वो 70 नजर आ रही है, जबकि वही चीजें जो 60 की मिलती थी अब 70 की भी नहीं आ रही। तो मैं तो कहूंगा कि मेरी तनख्वाह में तो फिर कोई इजाफा तो नहीं हुआ, वो तो हाँ महंगाई को देख के ना एडजस्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो यही यहाँ पर जो है वो चीज आपको कही गई है कि डिफ्लेटिंग किसे कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम वो ऐसी कोई प्राइसेस, सैलरी, कीमत, इसको हम एडजस्ट करते हैं सीपीआई को देखते हुए। सीपीआई को क्यों देखना है भी, महंगाई मैयर करने का वही तो आला हमने पढ़ा, अभी वही तो बैरोमीटर पढ़ा हुआ, तो बैरोमीटर को सामने रखेंगे, एडजस्ट करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये देखने में तो जरूर 70,000 है, महंगाई को देखें तो ये तो 45,000 के बस चीजें खरीद सकता है। तो इस हिसाब से परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अक्सर आपने अपने साइंटिफिक वो साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल है जी इसका रिलेशन, 1/, में है ना, 1/, में है। क्या मतलब है, 1/, जितना सीपीआई बढ़ेगा, और आपको पता डिवाइजर जितना बढ़ता है आंसर उतने कम होता जाएगा, ऐसे ही है ना। 1 को आप अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, लेकिन 1 को अगर आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा, और छोटा होता जाएगा। डिवाइजर जितना बढ़ता जाएगा आंसर कम होता जाएगा। किस चीज का आंसर हम ले रहे हैं, परचेजिंग पावर ऑफ रूपी, 1 रुपए की कुर्ते खरीद का आंसर ले रहे हैं। जितने सीपीआई बढ़ेगा उतनी ही ये कम होती जाएगी। तो दिस वन इज द रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द परचेजिंग पावर एंड सीपीआई। महंगाई का जो पैमाना है कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप 1 रुपए क्यों करने हैं, 1 रुपए को आप क्या करेंगे, उस वक्त के सीपीआई से डिवाइड करेंगे, 100 से जरब दे देंगे, पता चल जाएगा कि देखने में तो वाकई 1 रुपया है, लेकिन खरीदने में 80 पैसे है या 90 पैसे है एज कंपेयर। व्हेन प्राइसेस राइज, जब बढ़ जाता है सीपीआई, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू सीपीआई। मे भी एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी एंड सीपीआई, इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसे करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकता है वो, एक ही बात होती है ना, डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट उल्टा है, रिवर्स भी कह सकता है, इनवर्स भी कह सकता है, तो ये उल्टा है, जितना महंगाई होगी उतनी कीमतें खरीद कम होती जाएगी, आम सी बात है, अक्सर हम बोलते हैं।
अच्छा, दो तीन और वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग मतलब उसने एग्जामिनर ने ना ये 3-4 जगह वर्ड यूज किए हैं, टेक्निकली इन सबके मीनिंग एक जैसे ही। क्या? रियल वेजेस, वेजेस तनख्वाह वगैरह, वेजेस जो आप अनरेडियम और इस तरह से देते हैं। लफ्ज क्या है? रियल। आप कहेंगे अच्छा इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जितने आप कमा रहे हैं, पैसों महंगाई के साथ एडजस्ट करें तो पता चलता है असल में इतने नहीं जितने आपको नजर आ रहे हैं। रियल वेजेस बोलते हैं, ठीक है ना। मनी वेजेस जो कमा रहे हैं, मैंने जैसे कहा ना 70,000, महंगाई के साथ कंपेयर किया, पता चला ये तो सिर्फ 45,000 की चीज है जितनी मैं खरीदता था, मैं 70 की खरीद रहा हूँ। उस वक्त आज से 4 साल पहले जो मैं 45 की खरीद रहा था, बिल्कुल उतनी चीजें मैं 70 की खरीद पा रहा हूँ। तो मैं कहूंगा 70 को अगर आप सीपीआई के साथ एडजस्ट कर रहे हो महंगाई के साथ, तो कितना बनता है? मैं कहता हूँ 45,000 के अराउंड अबाउट। तो ये क्या कहलाती है? रियल वेजेस। द रियल वेजेस अलोन वुड टेल अस वेदर अ वेज अर्नर इज बेटर ऑफ। रियल वेज कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि 70 से अच्छा हुआ ना, पिछले साल 70,000 60,000 तनख्वाह थी, इस साल 70,000 हो गई है, तो अच्छा ही तो हुआ है। तो मैं कहूंगा महंगाई के साथ देखें तो 70 नहीं हुई, 45 रह गई है। तो फिर आपको रियल वेजेस देखनी चाहिए। द रियल वेजेस अलोन विल टेल अस वेदर अ वेज अर्नर जो अर्न कर रहा है इज बेटर ऑफ और वर्स ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज। महंगाई मतलब प्राइस चेंज का मतलब ये तो नहीं मैं शायद कभी हो या शायद कभी हो भी नहीं सकता जी, चीजें आगे से सस्ती हो, हाँ स्टेबल शायद हो जाए, और घूम घुमा के पेट्रोल सस्ता कर देते हैं वो फिर बढ़ जाता है। तो बहाल कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने किसी चीज को देखना हो कि क्या ये शख्स आगे से बेटर ऑफ हो रहा है, वर्स ऑफ हो रहा है, तो ये ना देखें कि वो कितनी उसकी सैलरी या कमाई कितनी कर रहा है, बल्कि देखें कमाई तो देखें लेकिन साथ उसके सीपीआई के साथ लगा के देखें कि अब बताएं ये बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रियल वेजेस। डिफ्लेटेड इनकम का भी वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज है, कितनी कमाई कर रहा है, सीपीआई के साथ एडजस्ट किया और डिफ्लेट कर दिया। यही पढ़ा था ना, इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एडजस्टिंग, कि जी देखने में तो 10,000 है या देखने में तो 70,000 इनकम है, लेकिन डिफ्लेट किया, डिफ्लेट का मतलब सीपीआई से एडजस्ट किया, महंगाई के साथ उसे एडजस्ट किया, तो पता चला नहीं जी नहीं ये तो 45,000 है। तो ये भी वही चीज है, रियल वेजेस की बजाय डिफ्लेटेड इनकम लिख सकता है या लिखता है एग्जामिनर। रियल पर कैपिटा इनकम। अच्छा, ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये पर पर्सन इनकम है, पर पर्सन इनकम। अब क्या करते हैं या कैसे करते हैं इनकम कैसे? मैं फर्ज करें आपका घर है और आपके घर में आपके फादर अर्न करते हैं, आपके भाई अर्न करते हैं, ये 2 पर्सन अर्न करते हैं, और बाकी आपकी जो मदर है, सिस्टर है, और आप अभी पढ़ रहे हो, तो ये सारा आप लोग वहां से ही आप खाते हो, ठीक है। तो आपका जो भाई है और आपका जो फादर है, वो टोटल कितनी अर्निंग करके लाते हैं? 1 लाख या 2 लाख, टोटल कितनी अर्निंग करके लाते हो? और आप टोटल फैमिली मेंबर कितने हो? 5। तो आप 2 लाख को 5 पे डिवाइड जब करते हो तो आपकी फैमिली की पर पर्सन इनकम आ जाती है, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो टोटल पीपल ऑफ पाकिस्तान, अक्सर नहीं सुना वो आपका पीएम प्राइम मिनिस्टर कह रहा होता है कि जी इस मुल्क का बच्चा जो है वो 20,000 रुपए, बच्चा बच्चा बल्कि उनके हर पर्सन बच्चा बच्चा इसका जो है वो 20,000 या 2 लाख या जितना भी वो फिगर बोलता है उसका मकरूज है। आप कहते हैं हमने तो कर्जा लिया ही नहीं है। तो वो हम कर्जा कहाँ से? भाई जो आपके मुल्क ने कर्जा लिया वो आप ही ने तो लिया है। वो तो ठीक है, वो उन्होंने अपने लिए लिया होता है, लेकिन कहते तो यही है। तो फिर क्या है? 22 करोड़ आवाम, इतने अरब रुपया डिवाइडेड बाय 22 अरब, जो 22 करोड़ जो आपके लोग हैं, वो पर पर्सन लोन आ जाएगा, जिम्मे इतना इतना कर्जा आ जाएगा ना। तो यहां पर भी रियल पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन को बोलते हैं कि जी इतने लोग हैं पाकिस्तान में। अब किसकी इनकम? पाकिस्तान की इनकम। भाई पाकिस्तान भी तो इनकम जनरेट कर रहा है ना। आप पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, चीजें बनाते हैं, आप भी बिजनेस, आप फैक्ट्रियां चल रही है, तो इनकम ही तो आ रही है। कितने लोग? पूरे पाकिस्तान के डिवाइड कर देते हैं, उसे हम कह देते हैं पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन। रियल कितनी? आपने रियल का क्या मतलब? हाँ महंगाई हुई होगी तो जो देख रहे होगे वो तो नहीं नजर आ रही होगी ना। तो रियल वेजेस कह देते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम कह देते हैं, डिफ्लेटेड इनकम कह देते हैं। और करते क्या, जो असल में कमा रहे हैं या अर्न कर रहे हैं या उसे सैलरी मिल रही है, उसे सीपीआई से डिवाइड करके 100 से जरूर देके कहते हैं ये उसकी असल सूरत बनती है। देखने में तो ज्यादा ही है लेकिन रियलिटी जो है वो ये नहीं है। तो ये 3-4 वर्ड जो कि आपके एग्जाम में आए थे, 1 2 3 है, मीनिंग एक जैसी, तो इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। रियल इनकम इज द इनकम
after taking into account the consideration of the effect of inflation on purchasing power. Real income is the income after taking into account, यानी कि उसको कंसिडर करने के बाद. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिसीव अ 2% इंक्रीज इन सैलरी, बड़े खुश हुए 2% सैलरी बढ़ गई ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के निस्बत, एंड इन्फ्लेशन फॉर द ईयर इज 1%, महंगाई शुक्र है, कहता जी 1% महंगाई भी बढ़ी है, देन योर रियल इनकम, रियल लफ्ज बोल रहा है अब, कहता वो 1% होगी 2% नहीं होगी. एडजस्ट करके बताया ना कि 2% बढ़ी, 100 रुपया कमाते थे, 102 रुपए, आप बड़ा खुश हुए 2 रुपए ज्यादा हो गए, 1 रुपया महंगा भी हो गया, तो फिर 1 रुपया ही हुआ ना आपका. तो इसलिए वो कहता है कि रियल इनकम इज द इनकम आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द परचेजिंग पावर. अब जरा एक दो प्रॉब्लम्स हमने करने हैं, सिंपल सिंपल से हैं. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली वेजेस, डेली वेजेस, वेजेस, डेली वेजेस, वेजेस एक ही बात है, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये कैसे कहते हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं, देख लेते हैं. ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सीपीआई को कह रहा है, सीपीआई को कह रहा है. तो ये सीपीआई दिया हुआ है ना, जो वर्ड उसने एग्जाम में यूज किया, मैं भी इसीलिए यूज कर रहा हूं कि कंफ्यूज ना हो. तो ये उसने कॉस्ट ऑफ लिविंग या प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है. 120, 20% महंगाई, 130 बढ़ गई, 50% ज्यादा हो गई, 100% ज्यादा, 150. कैसे मैं कह रहा हूं, ये सीपीआई दिया हुआ है ना, सीपीआई इंडेक्स नंबर दिया हुआ है. 120 इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है कि 68, ऊपर डेटा किसकी बेस पर है, 68 की, 68 की निस्बत 70 में 20% जो है वो महंगाई ज्यादा हुई है. 68 की निस्बत 71 में 30, 68 की निस्बत 72 में, 68 की निस्बत 73 में और 68 की निस्बत 74 में कितनी कितनी महंगाई हुई. ओके, अब वो क्या पूछ रहा है, कहता है जस्ट करके बताएं. क्या बताएं, रियल वेजेस, रियल. असल में 68 में जो चीज आप कह लें हमारी वेजेस 70 में होगी 75 रुपए हो गई. 68 में जो चीज 62 रुपए की आती थी, हम 62 रुपए में खरीद सकते थे, 70 में जाके बिल्कुल वही चीज अब हम 75 रुपए में खरीदने के काबिल हुए हैं. क्यों, महंगाई 20% ज्यादा हुई. तो क्या, या ऐसे कह सकते हो कि 68 का 62 रुपए 70 के 75 रुपए के बराबर चीजें खरीद के देगा, या इसकी क़ुव्वत खरीद कह ले या इसकी रियल वैल्यू कह दे, वो 62 रुपए बनती है 68 के मुकाबले में. अक्सर आपके जो दादाजी हैं या बुजुर्ग हैं, वो अक्सर कहते हैं कि तुहाडे जमाने दा लाख पुत ते साडे जमाने दा 10 रुपये या 20 रुपए बराबर थे. वो कैसे दादाजी, आप कहते जी लाख रुपए का 1 तोला सोना लेकर आते हो, हम 100 रुपए का तोला लाते थे. तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही रियल वेजेस की बात कर रहे हैं कि देखने में तो लाख, एडजस्ट करें महंगाई के पैमाने के साथ, सोना उस वक्त 100 का, अब लाख का. तो आपके जमाने का कहता जी दादाजी कहते लाख, मेरे जमाने से 100 के बराबर. बिल्कुल ठीक है, वो रियल वेजेस की बात कर रहे हैं. देन 5 रुपए शायद वेजेस बढ़ाई, महंगाई और जंप कर गई, 61 रुपए है सिर्फ ये. उस वक्त ये 61 रुपए जितने में आप चीजें खरीद सकते थे, अब वो 80 रुपए की खरीदेंगे तो दाम उसके बराबर जाएगा. लगता था महंगाई फिर बढ़ गई, सैलरी वेजेस और बढ़ा दी, 10 रुपए और बढ़ा दी, महंगाई उसने भी ज्यादा शूट की. 60 रुपए, 100, 200 के हिसाब से देखें ना 100 को, तो 50 रुपए बनते सिर्फ. 120, 250, 100 से 150 ज्यादा, तो वो सिर्फ 48 रुपए है. तो कमेंट क्या है, अपेरेंटली द वेजेस आर इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही है, बट रियलिटी द वेजेस आर डिक्रीजिंग, देखिए कम हो रही है. आप समझ लें 70 में वो 62 रुपए कमा रहा था, 71 में अगर महंगाई के साथ जस्ट किया तो 61 रुपए कमा रहा है, 60 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 48 रुपए. तो कम होती जा रही है ना. क्यों, महंगाई उससे भी ज्यादा जल्दी दौड़ रही है, उसके आगे आगे दौड़ी जा रही है. तो वेजेस वाला दौड़ तो रहा, गरीब बढ़ तो रही है उसकी वेजेस, लेकिन महंगाई के दौड़ने की जो स्पीड है वो तो उससे भी ज्यादा. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, चले इसने खुद कह दिया कैलकुलेट भी करें. टेकिंग 2005 एज बेस, टेकिंग फॉर द, इस साल के लिए कैलकुलेट करना है और 2000 को बेस लेना है. आल्सो कैलकुलेट परचेसिंग पावर, 1 रुपए की क़ुव्वत खरीद भी कैलकुलेट करे. रियल पर कैपिटा इनकम, कहता है कि उसकी रियल वैल्यू भी इनकम की कैलकुलेट करें. अगर वो उसकी इनकम 50,000 है,
अगर वो इनकम 50,000 है आज और उसको एडजस्ट करके बताएं कि उसकी रियल पर कैपिटा इनकम कितनी थी, रियल रियल पर कैपिटा। आर्टिकल है फूड, क्लॉथ, एजुकेशन, रेंट, फ्यूल और अदर्स। अच्छा, इसमें उसने 2000 के एक्सपेंस दिए हुए, 2000 के सन 2000 में उसने इसके ऊपर कितना कितना पैसा खर्च किया हुआ, एक ये डेटा है। और दूसरा उसने कीमत दी हुई है, फूड कितने का मिलता था उस वक्त, क्लॉथ, अब पता नहीं क्या यूनिट है, हमें इससे कंसर्न भी नहीं है, और ये क्या चीज है। और फिर 2005 जिसका हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना, सीपीआई करना, उसकी प्राइसेस भी मेंशन है। अब कौन सा मेथड, आप कह जी वो दो थे आपने बताए, हाँ 2 मेथड हमने बताए हुए हैं। सीपीआई, अभी तो सीपीआई कैलकुलेट होगा ना, ये 2 मेथड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, हाउस होल्ड बजट मेथड। लेकिन इसीलिए शायद मैंने दिया था, और यहां वर्ड मे बी था, यहां वर्ड ये मे बी, इस मे बी का मतलब है लाजमी नहीं है कि आपने डब्ल्यू को यही रखना है। डब्ल्यू यहां पर ना एज अ वेट है ना, याद है ना, वेट है। तो वहां पर जो आपको वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जी वो एक डेटा दे रहा है जिसके मुताबिक ये वाला उसने आपको एक्सपेंसेस दिया, ये डब्ल्यू मैंने लिखा है एक्चुअली, उसने सिर्फ यही कहा था एक्सपेंसेस। आप कहिए बाकी क्वांटिटी तो कम से कम नहीं नजर आ रही ना, नहीं नजर आ रही। हाँ पी दोनों है, बेस का भी है, करंट का भी है, लेकिन क्वांटिटी तो नहीं। ये क्या है, एक्सपेंसेस। वो एक्चुअली बताने की ये कोशिश कर रहा है कौन सा जो आर्टिकल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं उस वक्त, इसका मतलब है कि वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस है ना, जितना ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसी को फिर ही हम कहेंगे हाँ ये ठीक है, इसका मतलब ये वेटेज ही दी हुई है। ये वेट्स आ गए, इस फार्मूले से आई कैलकुलेट कर लें, आई आ जाएगा। और देन आई डब्ल्यू वही फार्मूला था, समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू, इस फार्मूले को यूज किया, समेशन आई डब्ल्यू, तो ये इंडेक्स नंबर आ गया 159.21। तो आप कह सकते हो कि 2005 में 2000 की निस्बत 59% जो है, ये जो चीजें मेंशन की गई हैं इनकी कीमत जो है वो बढ़ गई है। तो एक तो उसने कहा क्या था, सीपीआई कैलकुलेट करें, वो कर दिया। इसके बाद कहा था परचेजिंग पावर 1 ओवर सीपीआई इंटू 100। इसका मतलब अब क्या है, 1 रुपया देखने में है, खरीदने में 2005 में 2002 की निस्बत सिर्फ 62 पैसे का रह गया। कहते ना इतना रह गया, यानी कि मतलब 62 पैसे का क्या, ये नहीं कि 1 रुपया खत्म हो जाता फिर उसके ऊपर 62 पैसे लिखे आ जाते हैं। यानी कि जो 2000 में 62 पैसे की जो चीज खरीदते थे हम, आज वो 2005 में 1 रुपए की खरीद रहे हैं। तो आप कहते हो कि कीमतें खरीद देखने में एक, खरीदने में वो 62 पैसे। तो ये है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। फिर 50,000 की उसने पर कैपिटा इनकम का, अच्छा सिंपल, 1 रुपया 62 पैसे का, तो 50,000 कैलकुलेट कर ले, दोनों को जरूर दे दे। ये भी वैसे किया हुआ है, ये देखें, ये सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आंसर आएगा। फिर 50,000 से जरूर 31,000 का रह गया। महंगाई भी तो 159 पे चली गई है ना, महंगाई अगर 159 पे चली गई है और आप एडजस्ट करें 50,000 को, तो एडजस्टमेंट के बाद वो सिर्फ 31,400 और 5 रुपए का रह जाए। ये भी उसी तरह के प्रॉब्लम है। यूज द फॉलोइंग सीपीआई टू फाइंड द परचेजिंग पावर ऑफ रूपी फॉर ईच ईयर relative to the base year and deflate per capita income and deflate per capita income, यानी कि वो कहता ठीक करने जरा महंगाई के हिसाब से उसको, ओके पर कैपिटा इनकम दी हुई है, सीपीआई दिया हुआ है, तो फिर करना क्या, परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1 ओवर सीपीआई इंटू 100। 1 रुपया ही है, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो उधर ही ना 100 पे, हाँ 13% बढ़ गया, 1 ओवर सीपीआई इंटू 100, 1 रुपया 88 पैसे का रह गया बस, और बढ़ गया है 1 रुपया 83 पैसे का बस रह गया है, और बढ़ गया है 1 ओवर सीपीआई कर रहा हूं, 1 ओवर सीपीआई इंटू 100 परचेसिंग पावर का जो फॉर्मूला, सीपीआई भी दिए हुए हैं, और यहां पर जाके जो 1 रुपया था वो सिर्फ 66 पैसे का रह गया। अब कहता अच्छा 1 रुपया तो रह गया उसका, तो अब जरा इसकी डिफ्लेटेड इनकम बताएं, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते, एक ही बात है ना, या आप डायरेक्ट फार्मूले में रख ले, या पहले 1 रुपए की निकाल लिया करें, बाद में कहें अब बताएं कितने की निकालनी है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया
तो देखने में तो 9,000 रुपया है, लेकिन खरीदने में वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 है। ठीक है ना। शायद किसी जगह पर, एक जगह ना कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर, आई थिंक। हाँ, ये मैं ठीक नहीं कर पाया। यहाँ पर देखना, ये है ही 8600, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कम हो जाएगा ना, ये कम हो जाएगा। तो मे बी ये कम हो, तो ये थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन जो है वो रीचेक कर ली। ठीक है जी, चलें, ये फिर एक एग्जांपल रह गई है, मैं जरा इसको थोड़ा डिटेल से करना चाहूंगा, तो नेक्स्ट मैं इसको जरा थोड़ी डिटेल से कर दूंगा आपके लिए। ठीक है जी, दैट्स ओके।